अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं? उम्मीद है आपने जो वेव्स एंड ऑसिलेशन का हमारा पहला लेक्चर था उसको चलें याद नहीं किया होगा तो कम से कम एक दफ़ा पढ़ा तो ज़रूर होगा। और मेरी गुजारिश है आपसे कि अगर आप रोज़ का काम रोज़ याद करके लिखें ज़बानी तो फिर इंशाल्लाह आपकी साथ साथ ही इस पेपर की तैयारी हो जाएगी। अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टार्ट किया था। हमने ये कहा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है वो पढ़ा हमने। उसके बाद हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एक इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की थी जो कि किसके बराबर है? d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन से हमने उस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर विच इज मैस अटैच टू स्प्रिंग उसकी हमने वेलोसिटी निकाली, ठीक है। उसके बाद हमने उसका डिस्प्लेसमेंट निकाला। अच्छा, एक बात जरा थोड़ा सा ज़हन में रख लीजिएगा कि ये जो xm है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और ये जो xm है ये एम्पलीट्यूड है। क्या है? एम्पलीट्यूड है, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगर हम इसे x0 से भी जाहिर कर दें तो नो प्रॉब्लम। अगर मैंने पिछले लेक्चर में किसी जगह पे x0 लिख दिया है xm की जगह पर तो मेरा ख्याल है कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। आप xm लिख लें, x0 लिख लें, इट डजंट मैटर। ठीक होगी बात? तो ये ज़हन में रखिएगा, x0 लिखा हुआ हो या xm लिखा हुआ हो, मतलब उसका क्या है? एम्पलीट्यूड ही है। ठीक होगी बात? अब फिर हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। फिर ये एक और इक्वेशन है, ये हमने कहा था कि ये बॉडी अगर मीन पोजीशन से अपनी वाइब्रेटरी मोशन यानी मीन से अगर एक्सट्रीम की तरफ जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ये रिलेशन है, और अगर एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगी तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ये रिलेशन होगा। ठीक होगी बात? अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। इसकी एक दो पॉइंट्स, एक दो चीजें रह गई हैं, वो जरा अब हम देख लेते हैं जी। चलें, नंबर 1 जो हमने डिस्कस करना है जी वो है कि बॉडी विच इज अटैच टू स्प्रिंग, इसका टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट करना है। तो लिखें जी, हेडिंग दें कि टाइम पीरियड हमने अब इसका कैलकुलेट करना है। अच्छा बेटा, डिस्प्लेसमेंट की क्या इक्वेशन है बताइए? यहां से जो हम पहले कर चुके हैं, x इज इक्वल टू xm साइन ओमेगा टी प्लस, ये वाली भी ले सकते हैं, ऊपर वाली भी, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई मसला नहीं है। फाई इज ये। अब ये देखो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, यानी बॉडी जहां थी, जितना उसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट था, दोबारा उसी पॉइंट पे वापस आ जाए, यानी दोबारा डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से उतना ही हो जाए, यानी जितना पहले था कितने टाइम के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट जितना पहले था उतना ही बाद में हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। क्या कहेंगे बेटा? टाइम पीरियड। अच्छा, अब ये देखो, यहां से ये देखें कि ये थीटा लिख सकते हैं ना, इसे क्या लिख सकते हैं? थीटा। आप मुझे ये बताएं कि जो साइन फंक्शन है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है विच इज साइन फंक्शन, जो साइन फंक्शन में थीटा में अगर हम 2 पाई एंगल ऐड कर दें, यानी अगर फर्ज करें एंगल 0 है, एंगल कितना है? 0, तो अगर उसमें 2 पाई हम ऐड कर दें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी साइन की और कॉज की फिर भी वही वैल्यू आएगी। मसलन अगर इसका मतलब ये हुआ कि साइन का जो पीरियड है वो कितना हुआ? 2 पाई। एंगल जो साइन फंक्शन है उसका जो पीरियड है वो कितना हुआ? 2 पाई। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहां से देखें जरा कि अगर ओमेगा टी प्लस फाई एंगल अगर फर्ज करें 0 है तो फिर कितने टाइम के बाद, यानी इसकी जो वैल्यूज हैं, जो अगर ये वाली वैल्यू 0 है तो अगेन 0 आएगी अगर एंगल कितना हो? 2 पाई हो। ठीक है, अगेन वही वैल्यू आएगी अगर एंगल कितना हो? 4 पाई हो, यानी 2 पाई ऐड करते चले जाएं
तो साइन की और कॉज की वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, टी की वैल्यू निकालें बेटा। यहां से ये अगर ओमेगा टी प्लस फाइव 0 है तो यहां से टी की वैल्यू निकालें, क्या बनेगा 0 माइनस 5 यानी -5 डिवाइड बाय ओमेगा, ये पहले के लिए आ गया। अगर ये वैल्यू हो तो फिर क्या बनेगा 2 पाई माइनस 5 डिवाइड बाय ओमेगा। अगर ये वाली वैल्यू हो तो क्या आ जी 4 पाई माइनस 5 डिवाइड बाय ओमेगा एंड सो ऑन। इसका मतलब है ये देखो कितने एंगल के बाद यानी डिस्प्लेसमेंट वही आ जाएगा, बताओ जी कितने एंगल के बाद, 0 से 2 पाई तक, 0 से 2 पाई तक। तो फिर कितने टाइम के बाद अगर बॉडी जहां से चली वहां पर ही वापस आ जाए तो एक वाइब्रेशन मुकम्मल हो गया ना। तो एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में फिर टाइम कितना लगेगा, इस टाइम को और इस टाइम को हम ले लेंगे डिफरेंस, या इसके साथ डिफरेंस ले लें। समझ आ गई बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम पीरियड फिर क्या हुआ जी, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 5 डिवाइड बाय ओमेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस 5 डिवाइड बाय ओमेगा। तो यहां से ओमेगा आ गया बेटा एलसीएम, तो क्या बन गया 2 पाई माइनस 5 प्लस 5, ये इससे कैंसल। तो टाइम पीरियड क्या बन गया 2 पाई ओवर ओमेगा। और ओमेगा की कल वैल्यू हमने याद की थी, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर था के ओवर एम। तो फिर यहां से ओमेगा क्या आ गया जी, ओमेगा इज इक्वल टू के ओवर एम अंडर रूट। तो यहां पर वैल्यू पुट करें तो टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग क्या आ जाएगा 2 पाई एम ओवर के अंडर रूट। इसमें टेक्निकल बात यही थी जो आपको समझ आ जानी चाहिए, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अच्छा, अभी मैंने कहा कि एक्स एम क्या है, एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड भी यहां से निकाल लेते हैं। ये देखो साइन जो फंक्शन है यानी एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दी मीन पोजीशन। तो एक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, साइन पर। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू बेटा कितनी हो सकती है +1 होगी एक तरफ, और कितनी हो सकती है -1, यानी किस रेंज से किस रेंज तक हो सकती है -1 से +1। तो जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम हम +1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स एम के बराबर, -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा -x। तो इसलिए ये भी एम्पलीट्यूड डिस्कस किया जा सकता है कि एक्सट्रीम लेफ्ट पे ले लें, एक्सट्रीम राइट पे ले लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं जी फेज। फेज क्या चीज है, फेज के बारे में हमने डिस्कस करना है। फेज ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन दिस केस। तो फेज ये जो एंगल है, ये जो एंगल है बेटा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 5 या ओमेगा टी, दिस इज कॉल्ड फेज, दिस इज कॉल्ड फेज। फेज क्या बताती है, फेज दो चीजें बताती है, एक तो बताएगी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बताएगी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगी, और क्या बताएगी जी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगी, और बेटा क्या बताएगी डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में बताएगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये फेज थीटा को हम डिस्कस करेंगे, इट डिस्क्राइब्स दी फेज, यानी ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में बताएगी और थीटा के सॉरी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगी। अब ये देखो ये जो फाई है यहां पर, इसको हम कहते हैं इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज, यानी बॉडी स्टार्ट कहां से लेगी, स्टार्ट कहां से लेगी। तो अगर फर्ज करें व्हेन t इज इक्वल टू 0, यहां पे देखें जरा, अगर इसमें ये जो इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस 5, अगर स्टार्ट वाली बात करनी है तो व्हेन t इज इक्वल टू 0,
व्हेन t इज इक्वल टू 0 इसमें 0 पुट करें तो फिर क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू एक्स एम साइन फाई आ गया, ये t 0 हो गया ना, तो इसका मतलब है फाई यहां से किसके इक्वल आ गया, x ओवर एक्स एम, ठीक है, ये साइन फाई आ गया, तो फाई बेटा क्या आ गया, साइन इनवर्स x ओवर एक्स एम। कोई मसला है नहीं है। अब यहां से देखो कि बॉडी ने स्टार्ट करना है जी, वाइब्रेट करना स्टार्ट करना है। अगर बॉडी वाइब्रेट करना स्टार्ट करे कहां से, मीन पोजीशन से, ठीक है, अगर मीन पोजीशन से लेट से स्टार्ट करना है, इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, तो एट मीन पोजीशन x कितना होता है 0, तो जब मैं x 0 यहां पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0, तो इसका मतलब है फाई कितना हो गया 0। तो ये इक्वेशन क्या बन गई बताओ, ये इक्वेशन फिर क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू एक्स एम साइन ओमेगा टी, जब फाई में क्या पुट करूंगा 0 पुट करूंगा, तो इसका मतलब है अगर ये वाली इक्वेशन हो तो इट मींस इनिशियल फेज कितनी है 0, तो बॉडी कहां से शुरू करेगी, फ्रॉम दी मीन पोजीशन। इसी तरह से एट एक्सट्रीम पोजीशन अगर हम बात करें, एट एक्सट्रीम पोजीशन, अगर एक्सट्रीम पोजीशन से बॉडी वाइब्रेट करना शुरू करेगी तो एक्सट्रीम पोजीशन पे x कितना हो गया, एक्स एम के बराबर हो गया, इसमें पुट करें एक्स एम 1, तो फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1 कितना होता है 90 डिग्री या पाई बाय 2, तो इसमें हम पाई बाय 2 पुट करें, लेकिन पुट करें x इज इक्वल टू एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। आपको पता है अगर साइन के किसी एंगल में 90 डिग्री ऐड कर दिया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसका मतलब है अगर इनिशियल फेज बेटा कितनी है, अगर इनिशियल फेज पाई बाय 2 है तो फिर ये वाली इक्वेशन होगी, इसका मतलब है इन दिस इक्वेशन, और यही बात हमने कल भी डिस्कस की थी, ठीक है, कि ये वाली इक्वेशन हमने कहां कब लेनी है, जब बॉडी स्टार्ट करेगी फ्रॉम द मीन पोजीशन, और ये वाली इक्वेशन कब लेनी है, जब बॉडी स्टार्ट करेगी फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। बातें क्लियर हो गई। ये तो था जी हमारे पास ये जो हमने जो आर्टिकल था कि मैस अटैच टू स्प्रिंग, इसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल ली, उसको यूज करके हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली, फिर उसके बाद हमने इसको यूज करके इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकाला, फिर हमने एम्पलीट्यूड की बात की, फिर हमने फेज की बात की, फिर हमने उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट किया। ये सारी चीजें मैंने आपको कैलकुलेट कर दी हैं, ठीक है। अब हम इसी आर्टिकल से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी आर्टिकल से रिलेटेड ही हमारा एक और आर्टिकल है और वो है एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, कि एनर्जी इज कंजर्व। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होता है कि एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है। तो अब हम शुरू करते हैं जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर। अब इसको देखें जी, जब बॉडी यहां ऑसिलेट कर रही है, जब बॉडी बस बेटा ऐसे ऑसिलेट कर रही है तो क्या है, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो देखते हैं जी, पहले काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। हाफ mv²। कोई इसमें मसला नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है। और इसमें हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, v बेटा हमने लिखा हुआ है, कोई ऐसा इशू नहीं है। चलें अभी फिलहाल इसको यही रहने दें।
इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट क्या आएगी, जब बॉडी को यहां से यहां तक ले गए तो कितनी फोर्स लगाई kx, कितना डिस्प्लेसमेंट ले गए x। अब अगर यहां से यहां तक अगर तो फोर्स होती कांस्टेंट तो फिर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, देखो ना इस बॉडी को यहां से यहां तक ले जाने में, मीन पोजीशन से इस पोजीशन तक ले जाने में आपने इसके ऊपर जितना वर्क किया है वो वर्क इसमें स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब है यहां से यहां तक बॉडी को मूव करने में आपने जितना वर्क किया है वो इसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से यहां तक का वर्क कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, वर्क कैलकुलेट करने के लिए यानी वर्क डन फ्रॉम ए टू ओ टू ए, वर्क डन। अब वर्क डन निकालने के लिए क्या करते होते हैं, आपको पता है एफ डॉट डी लगाते हैं। एफ डॉट डी कब लगाते हैं, जब फोर्स कांस्टेंट हो। तो यहां क्या फोर्स कांस्टेंट है, नहीं। हुक्स लॉ हमें क्या कहता है कि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ेगी। तो चूंकि यहां फोर्स कांस्टेंट नहीं है, अगर तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता तो फिर हम क्या करते, वी विल डिवाइड द होल पाथ इनटू स्मॉल पैचेस। लेकिन चूंकि यहां डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहां से यहां तक एवरेज फोर्स निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या बनेगी जी, एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज फोर्स बेटा कैसे निकाली, यहां पर फोर्स कितनी, मीन पोजीशन पर 0, ए पर फोर्स कितनी kx डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स, ये एवरेज फोर्स इंटू एक्स, तो क्या बन गई हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो दिस इज दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल एंड दिस इज दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ठीक होगी बात। अच्छा, अब यहां से अगर हमने टोटल एनर्जी निकालनी हो तो टोटल एनर्जी जो है, अच्छा एक काम और कर लेते हैं कि बेटा ये जो वेलोसिटी है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट की क्या इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या, x इज इक्वल टू एक्स एम। चलें एक मिनट जरा, टोटल एनर्जी निकालें जी पहले। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया। काइनेटिक एनर्जी बेटा किसकी इक्वल है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, वी स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, डी एक्स ओवर डी टी होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है ना, नो प्रॉब्लम। पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू पुट करो, इधर मैं वही लिखने लगा था। हमें पता है एक्स कितना होता है, लो ये एक्स होता है एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होता है एक्स। को मसला तो नहीं, कॉज भी लिखा है, कॉज वाला फार्मूला भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साइन वाला कर लो, नो प्रॉब्लम। लें जी, टोटल एनर्जी किसके बराबर आ गई, हाफ एम। इसका बेटा डेरिवेटिव लें, क्या डेरिवेटिव आया, एक्स एम साइन किस में बदल गया, कॉज में। ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव, साथ ओमेगा भी आ जाएगा, तो क्या बना जी, ओमेगा एक्स एम। अब चूंकि हमने इसका क्या लेना है, स्क्वायर, तो इसके डेरिवेटिव का बेटा स्क्वायर ले लें, डेरिवेटिव का स्क्वायर ले लें। तो हमारे पास इसको पहले डेरिवेटिव इसका ले लें जी, डी एक्स ओवर डी टी, आसानी हो जाएगी। क्या बन जाएगा बेटा जी, एक्स एम ओमेगा कॉज ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक हो गया, ये आ गया जी इसका डेरिवेटिव। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करो, x की यहां वैल्यू पुट करनी है, इधर x का स्क्वायर ले लेना है और इधर इसके डेरिवेटिव का स्क्वायर ले लेना है, इसका स्क्वायर ले लेना है। ठीक है जी, चलें जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, इसका स्क्वायर लें बेटा, एक्स एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर
कॉज स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये तो हमने इसकी dx ओवर dt की वैल्यू पुट की और साथ ही स्क्वायर ले लिया। अब हमने प्लस हाफ के x का स्क्वायर लें, क्या बनेगा एक्स एम स्क्वायर जी साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर होगी बात? अच्छा बेटा, ओमेगा किसकी इक्वल होता है? ओमेगा स्क्वायर अभी हमने पढ़ा था, ओमेगा स्क्वायर बेटा किसके बराबर होता है? के ओवर एम। तो यहां हम लगाएंगे, इधर मैं लगाने लगा हूं जरा एक्स स्क्वायर की जगह, ओमेगा स्क्वायर की जगह के ओवर एम लगाने लगा हूं। ये एम इस एम से कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या रह गया जी? बाकी ये मैं यहां से ये देखें ये मिटाने लगा हूं, मिट गया। तो बाकी हाफ के एम स्क्वायर एक्स एम स्क्वायर के कॉज ओमेगा स्क्वायर एंड दिस। अब इसका मतलब है ये और ये दोनों में क्या आ गया? कॉमन। तो इसको ले लें कॉमन, तो हमारे पास टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी क्या बन जाएगी? हाफ एक्स हाफ के एक्स एम स्क्वायर इंटू कॉज स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 1। तो टोटल एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? हाफ के एक्स एम स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, एक बात और बेटा यहां पे आपने ज़हन में रखनी है कि यहां पर देखो, दिस इज द टोटल एनर्जी, यानी किसी भी पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है वो ये इसके बराबर आएगी। किसी भी पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है वो ये आ जाएगी। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर देखें जरा एक बात और क्लियर होगी। टोटल एनर्जी निकाल ली हमने, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहां काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी बेटा निकाली जा सकती है, वो मैं आपको बताता हूं अभी। ठीक है जी, बताऊं, मिटा दूं ये? चले, इसमें अभी एक छोटी सी डिस्कशन रहेगी है, फिर आज का लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। छोटी सी बस डिस्कशन करनी है। अब क्या क्या रिलेशन अभी आपने निकाले हैं? ये पोटेंशियल एनर्जी पहले देखें जरा। पोटेंशियल एनर्जी को हम यूं भी लिख सकते हैं, V बेटा हमने लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, क्या फार्मूला निकाला हुआ है? ओमेगा इंटू एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से ओमेगा की क्या वैल्यू होती है? के ओवर एम अंडर रूट इंटू एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए, अच्छा इसको हम यहां पुट करें, वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करो जी वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, क्या आ गया? के ओवर एम एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब एम एम से कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट क्या आ गई? हाफ के एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इस काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी लिखा जा सकता है। हमने पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट क्या निकाली? बताएं जी, हाफ के एक्स स्क्वायर। हमने टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट क्या निकाल ली? हाफ के एक्स एम स्क्वायर। अब हमने इन तीनों बातों से, हमने इन तीनों में अब मैच डालने लगे हैं। ले जी, एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे क्या होगा? x कितना हो गया? 0। जब x 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? हाफ के एक्स एम स्क्वायर आ जाएगी ना, इसका मतलब है वो टोटल एनर्जी के बराबर है। क्लियर? और पोटेंशियल एनर्जी जब x हम 0 पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? 0। अब एट एक्सट्रीम पोजीशन जरा देखें, एक्सट्रीम पोजीशन पे जरा देखें जी एक्सट्रीम पोजीशन में बेटा देखें क्या बनेगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे x कितना? एक्स एम के बराबर है। ठीक है, एक्स एम के बराबर जब हम पुट करेंगे x, यहां ये देखें एक्स एम के बराबर पुट करें, एक्स एम से कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 0। जबकि पोटेंशियल एनर्जी जब हम x, तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा कितनी आ गई? हाफ के एक्स एम स्क्वायर विच इज टोटल एनर्जी। ऐसा ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप
एक्सट्रीम पोजीशन पर हैं तो कम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी जीरो। और जब आप मीन पोजीशन पर हैं तो फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी जीरो। लेकिन किसी भी पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है वो इतनी आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ फिर कि अगर हम मीन एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ जाएं तो फिर क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में कमी होगी और काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा। लेकिन किसी भी पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इट मींस कि एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको आपने बुक से भी पढ़ना है और जो अगर आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे तो ये आपके नोट्स भी बन जाएंगे। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। ये था हमारा लेक्चर नंबर 2। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 को लेकर मैं आपकी खिदमत में फिर एक दफा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।